नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 31 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास के प्रमुख विषयों को। पहला विषय होगा लक्षद्वीप में बड़े सुधार कितने जरूरी। शब्दों पर ध्यान रखेंगे, बड़े शब्द को अंडरलाइन किया गया है क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हर व्यवस्था में होती है। लक्षद्वीप में काफी कुछ हो रहा है, काफी चर्चाएं हो रही हैं और आज की क्लास में हम लक्षद्वीप की वर्तमान स्थिति पर निगाह डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को। उसके बाद वैश्विक प्रयास और कोविड-19 महामारी, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक, असहमति के स्वर और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों को लिखने का तरीका। स्टूडेंट्स, क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हमारे इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है और इसे हम GS3 एनवायरमेंट के साथ में जोड़ सकते हैं। इसके लेखक हैं वजाहत हबीबुल्ला जी, जो कि लक्षद्वीप के एक समय में प्रशासक रह चुके हैं। भारत के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं। लक्षद्वीप में सुधारों के संदर्भ में वहां के वर्तमान प्रशासक लगातार चर्चा में हैं। अब यहां पर हबीबुल्ला जी प्रश्न ये उठाते हैं कि सुधार की संभावना तो किसी भी क्षेत्र में हमेशा रहती है, लेकिन बड़े पैमाने पर सुधारों की जो यहां बात की जा रही है वो कितने जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किन किन क्षेत्रों में सुधारों की बात की जा रही है। पहले सुधार की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध है लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विनियमन, पासा जिसे कहा जा रहा है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, फिर लक्षद्वीप पंचायत विनियमन 2021, उसके बाद लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। हबीबुल्ला जी मुख्य रूप से दो विषयों को यहां पर केंद्र में उठाते हैं और वो कहते हैं कि जब लक्षद्वीप के अंदर में क्राइम जो है वो पहले से ही बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, तो उसके लिए सामान्य कानून ही बहुत हैं जो कि हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं देश के। तो ऐसे में यहां के लिए अलग से एक कानून को लाने की क्या आवश्यकता है। इसके बाद वो अगला विषय उठाते हैं कि 1990 से लक्षद्वीप के क्षेत्र में पंचायत जैसी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट हो गए तो लक्षद्वीप के अंदर में पंचायत व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। तो फिर अभी 2021 में एकदम से इसमें विनियमन लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। सबसे पहले हम लोग जरा मानचित्र को देख लेते हैं तो चीजें काफी हद तक आपको स्पष्ट हो जाएंगी, समझने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। केरला के काफी करीब में है हमारा लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र, कवारत्ती है यहाँ की राजधानी का क्षेत्र है। सबसे दक्षिण का जो द्वीप का क्षेत्र है वो मिनिकॉय है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। पिट्टी द्वीप है यहीं पर एक, जहां पर एक पक्षी अभयारण्य है, एक निर्जन द्वीप के रूप में सामने आता है ये। और अगर हम बात करें निर्माण की प्रकृति की यहाँ पर, तो ये मूंगे के द्वारा निर्मित द्वीप समूह है मुख्य रूप से। अगर हम इसकी तुलना करें अंडमान निकोबार के साथ में, तो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जो ज्वालामुखीय उद्गार हैं उनके द्वारा निर्मित द्वीप समूह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बनावट की प्रकृति से कई बार प्रश्न निकल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बंगाराम का क्षेत्र, यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए टूरिज्म क्षेत्र को डेवलप किया गया था। हालांकि यहाँ पर कुछ कानूनी विवाद बाद में सामने आए, लेकिन बंगाराम चर्चा में तो रहता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं जरा आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। वर्तमान चर्चाएं हम लोग देख रहे हैं, उससे परे वजाहत हबीबुल्ला जी हमारे सामने 1988 से किए गए प्रयासों को रखते हैं ताकि हम यहां पर पूरी पृष्ठभूमि को समझ सकें। तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने भारत के द्वीप क्षेत्रों के विकास के लिए एक रूपरेखा को मंजूरी दी थी।
इन्हीं के सामने यहाँ पर विकेंद्रीकृत राजनीतिक इकाइयों को स्थापित किया गया, वो भी तब जब भारत के अंदर में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज अधिनियम का आना शेष था। आपको पता है कि वो 1992-93 में हमारे सामने आएगा। इसी के साथ इस क्षेत्र में द्वीप विकास परिषद को स्थापित किया गया, विकास के मसलों पर प्रशासक को सलाह देने के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक हवाई अड्डा, पर्यटन उद्योग और बंगाराम, मैंने अभी मानचित्र में दिखाया था, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल को स्थापित किया गया। और ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसमें भूमि, लगून और महासागर तीनों स्थित हैं, जो कि एक बड़े प्रकार की विविधता को हमारे सामने लेकर के आता है। अब आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि लगून क्या होता है। जब सागर का पानी, महासागर का पानी जमीन के अंदरूनी भागों में आ जाता है और मिट्टी और बालू की वजह से सागर के साथ उसका संबंध टूट जाता है, तो इस तरह से जो झीलें वगैरह बन जाती हैं, उन्हें हम लगून कह देते हैं। अगर हम भाषा की बात करें यहाँ पर, तो मुख्य रूप से मलयालम दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा था, केरल के पास का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से केरल के कल्चर का एक हद तक असर तो दिखेगा। हम मिनिकॉय की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर मालदीव भाषा परिवार की एक भाषा है दिवेही, उससे संबंधित एक भाषा है महल, वो बोली जाती है इन क्षेत्रों में। आप लोग वैसे भी इस बिंदु को ध्यान रखना कि मिनिकॉय का जो क्षेत्र है वो मालदीव के काफी करीब है, तो निश्चित रूप से उसका असर हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है कि जो समाज है यहाँ का, वो मात्र सत्तात्मक है। मतलब कि अधिकांश परिवारों में जो पितृसत्ता है वो नहीं है। घर का हक, घर की सत्ता माओ के हाथों में है। अब जरा आप लोग इसको जोड़िएगा हमारे ट्राइबल लोगों के साथ में। हमारे भारत के अंदर में मुख्य भूमि पर भी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनमें अधिकांश में आपको देखने को मिलेगा कि घर की मुखिया माँ होती है। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी ट्राइबल सोसाइटी है बड़े पैमाने पर, तो निश्चित रूप से ये उसी का एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। अगर हम धर्म की बात करें, तो मुख्य रूप से यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है, और वो इस्लाम धर्म की सुन्नी शाखा को प्रमुख रूप से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार के विकास में मालदीव के मॉडल को अपनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा विषमता लगातार बढ़ती गई है मालदीव के अंदर में, तो निश्चित रूप से हमें इससे दूर रहना है। हमें ध्यान देना है ऐसे उद्योगों पर जो जन केंद्रित हों। इसके अलावा जो यहाँ प्रवाल हैं, मूंगे हैं, जिनके चट्टानों से यह द्वीप समूह वगैरह बने हैं, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वैसे ही पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जो प्रवाल हैं, उनका जीवन लगातार खतरे में पड़ता चला जा रहा है। लक्षद्वीप में वर्षा जल संचयन, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बड़े पैमाने पर इसको फॉलो किया जा रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऐसे द्वीप समूह जो समंदर से घिरे होते हैं, तो एक सामान्य समझ कहती है कि बड़ा पानी होगा वहां तो, लेकिन हम जानते हैं कि समंदर का पानी खारा होता है और उसे सीधे तौर पर पीने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जरा याद कीजिएगा आप लोग, कई बार ऐसा हमने देखा है, अखबारों में पढ़ते हैं कि मालदीव को भारत सरकार पानी के जहाजों में पीने का पानी भर करके टैंकरों में बेचती है जहाजों से। तो लक्षद्वीप के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग से फायदा क्या होगा कि इनको पीने का पानी आसानी से मिल जाएगा। और ये बात आप सभी जानते हैं कि वर्षा के जल को हम पीने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा यहाँ पर प्रकाश की 10% जरूरतों को पूरा करती है, जो कि निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में लक्षद्वीप को आगे लेकर के आती है। देश के नवोदय विद्यालयों में से जो शुरुआती दौर के नवोदय विद्यालय थे, वो मिनिकॉय के अंदर में भी कुछ स्थापित हुए। यहाँ पे डेनिश सरकार के द्वारा उपहार में दिया गया एक विलवणीकरण पवन संचालित संयंत्र है। अब ध्यान रखना आप लोग, इसका मतलब क्या हो गया? समंदर के पानी को पीने योग्य जल में कन्वर्ट करता है यह संयंत्र। लक्षद्वीप में अगर हम गरीबी की बात करें, तो विश्व बैंक का जो पैमाना है, उस पैमाने के अनुसार यहाँ पर गरीबों की तादाद लगभग नगण्य है। लक्षद्वीप के प्रशासक का कार्यालय 1990 के दौर में ही कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि
व्यवस्था कोई भी हो, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन प्रश्न यही है कि आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, रेडिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, या जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स होते हैं धीरे धीरे चलते रहते हैं उनकी आवश्यकता है। लेखक यहां पर कहते हैं बड़े पैमाने पर सुधारों की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती है। जो सुधार यहां पर चाहिए उनमें से मुख्य रूप से है आय की असमानता को कम करने के प्रयास किए जाएं। क्योंकि मत्स्य उद्योग यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर है, तो वहां पर जो ट्रॉलिंग होती है, आप लोग समझ रहे होंगे ट्रॉलिंग को, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो बड़े बड़े जाले डाले जाते हैं समंदर के अंदर में मछलियां वगैरह पकड़ने के लिए, तो ट्रॉलर्स कहते हैं। और ये जो ट्रॉलिंग है ये समुद्र की पारिस्थितिकी को काफी नुकसान पहुंचाती है, तो इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे मूंगे और प्रवाल जो हैं, कोरल जो हैं, उनके जीवन को खतरा पहुंचता है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन किया जाए, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर जो पर्यटन उद्योग फलता फूलता है उसके कारण अपशिष्ट बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं, तो उसके निपटान के प्रयास ऐसे हों जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि द्वीप समूहों में पीने का पानी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, तो सब तक इसकी पहुंच कैसे हो इसके विषय में प्रयास किए जाएं। इसके अतिरिक्त हम लगातार देख रहे हैं कि समुद्र का जो तट स्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब ऐसे में जो ये द्वीप हैं इनको कटाव से कैसे बचाया जाए, इस संबंध में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ की पारिस्थितिकी को, यहाँ के लोगों के जीवन को, यहाँ की जैव विविधता को बचाया जा सके। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को पढ़ाते हुए मैंने एक शब्द प्रयोग किया था EEZ, और मुझे अक्सर आप लोगों के मैसेजेस प्राप्त होते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। हालांकि मैं कई बार इसको बता चुका हूं डिटेल में, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे इसकी तरफ ध्यान दे लेंगे। दरअसल अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक समुद्र के अंदर में 200 नॉटिकल माइल तक एक क्षेत्र होता है जिसके ऊपर में उस देश का अधिकार होता है। अब समुद्र के अंदर में केवल अनन्य आर्थिक क्षेत्र ही नहीं होता है, कई सारे अन्य सीमा विभाजक भी होते हैं, जैसे टेरिटोरियल सी भी यहाँ पर होता है, कॉन्टिगुअस जोन होता है, और बच्चों के बीच बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कितनी दूरी तक होता है। तो मुख्य रूप से मैं इसी बिंदु पर ध्यान दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स आज खत्म हो जाएं। आप सबसे पहले थ्योरेटिकली देखिए कि जो EEZ का क्षेत्र है ये जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है टेरिटोरियल सी के करीब में। 200 नॉटिकल माइल तक ये फैला होता है बेस लाइन से। आई रिपीट, अच्छे से याद कर लीजिएगा, EEZ का जो एरिया है वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है समुद्र के अंदर में, जिसके अंदर में संबंधित देश तेल, गैस और जो अन्य संसाधन हैं उनका दोहन कर सकता है। इसके अतिरिक्त EEZ जो है इसके अंदर में टेरिटोरियल सी शामिल नहीं होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक समुद्र। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या लिखा है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला। तो प्रादेशिक समुद्र के बगल में तो होता है EEZ का एरिया, लेकिन टेरिटोरियल सी EEZ के अंदर में शामिल नहीं होता है, अच्छे से ध्यान रखना। और 200 नॉटिकल माइल से जो आगे का क्षेत्र होता है वो भी EEZ के अंदर में शामिल नहीं होता है, वो आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे। अब मुद्दा आकर के फंसता है कॉन्टिगुअस जोन के ऊपर में। बच्चे कंफ्यूज यहां पर होते हैं कि कॉन्टिगुअस जोन का क्या इश्यू है। तो जरा मानचित्र को आप देखिए, आप इस पूरे मानचित्र को देखो, ये है यहां पर बेसलाइन का क्षेत्र, और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल से जो कम का दूरी है ये टेरिटोरियल सी है या प्रादेशिक समुद्र का क्षेत्र है। आप इस लाइन को फॉलो करिएगा, यहां तक ये टेरिटोरियल सी का क्षेत्र है, ये जा रहा है। अब टेरिटोरियल सी के बगल में EEZ का एरिया है, मैंने अभी आपको बताया है। मानचित्र जरा देखिए आप लोग ध्यान से, और ये देखिए यहां से आरंभ है और यहां से इसका अंत है EEZ का। अब EEZ के अंदर में एक छोटा सा विभाजन है जिस पर आप लोग विशेष ध्यान रखें, जिसे हम लोग कह देते हैं संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिगुअस जोन।
और ये जो कॉन्टेगुअस जोन है इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये टेरिटोरियल सी से लेकर के ईईजेड के अंदर में 24 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ हमें दिखाई पड़ता है। आप इस चित्र को अगर समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेगुअस जोन का जो एरिया है वो तो ईईजेड के अंदर में शामिल होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन टेरिटोरियल सी का एरिया इसमें शामिल नहीं होता है। आप ये सारे एरोस बहुत ध्यान से देखना। आज मैं एकदम इस मूड में हूं कि ये समस्या खत्म हो ही जाए आज, तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 24 नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट, 12 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट, ईईजेड का कॉन्सेप्ट, बेस लाइन वगैरह यहां पर ये सब बता दिया है। और 200 नॉटिकल माइल से आगे क्या हो जाता है, हाई सी का क्षेत्र हो जाता है। अगला समाचार स्टूडेंट्स हमारा पेज संख्या 6 से लिया गया है और इसको हम लोग GS2 पॉलिटी के साथ में जोड़ लेंगे। वृंदा करात जो कि एक भारत की जानी मानी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल है, तरुण तेजपाल मामले से संबंधित है। दरअसल तरुण तेजपाल भारत के एक मीडिया कर्मी रहे हैं और इनके ऊपर में इस बात के आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने कार्यस्थल पर अपनी एक महिला सहकर्मी का यौन शोषण किया था। इसी संबंध में निचली अदालत के द्वारा फैसला सुनाया गया जिसमें कई सारी खामियां देखी गई और उसका हाईकोर्ट के द्वारा भी विरोध किया गया है और कुछ हिस्से हटाने के लिए निचली अदालत को आदेश भी जारी किए गए हैं। आइए समझते हैं पूरे विषय को और इससे संबंधित एग्जाम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको। लेखिका कहती हैं कि न्यायपालिका ने कितना कम सीखा है महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा के संदर्भ में, और एक ऐसा फैसला आया जिसमें जो आरोपी है वो पीड़ित की तरह दिखाई पड़ रहा है। न्यायपालिका के द्वारा कहा गया कि पीड़ित महिला के व्यवहार से ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो पीड़ित हैं। पेज संख्या 457 पर यह बात लिखी गई है इस फैसले के। लेखिका कहती है कि ये सब बातें हमें 1979 में वापस लेकर के जाती हैं जब एक बलात्कार पीड़िता को अपने शरीर पर निशानों के माध्यम से यह साबित करना पड़ा था कि उसने सहमति नहीं दी थी यौन संबंध के लिए। और आज 2021 में महिलाओं ने इतने संघर्ष करके इतने सारे कानून पारित करवाए हैं, लेकिन अदालतें अभी भी उस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि महिला के शरीर पर कोई निशान नहीं है तो मतलब उसकी सहमति रही होगी, और इसी आधार पर वर्तमान मामले में पीड़ित महिला को झूठा माना जा रहा है। इस जजमेंट की जो कॉपी है उसके अंदर में महिला का नाम, उसके परिवार की जानकारी, उसके व्हाट्सएप संदेश, उसके व्यक्तिगत मेल, उसकी तस्वीरें, ये सब उपलब्ध है। जब रेप वगैरह के मामले सामने आते हैं तो यहाँ पर निजता के अधिकार का विशेष रूप से पालन किया जाता है, और जब अदालतें ही निजता के अधिकार का ऐसा उल्लंघन करेंगी तो सामान्य लोग किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करेंगे ये निश्चित रूप से समझा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और विषय हमारे सामने आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। इसकी धारा है 53A, और 53A यह कहती है कि किसी वर्तमान मामले को देखते हुए चरित्र या पिछले यौन अनुभव का साक्ष्य कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं माना जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान मामले की जांच करते वक्त महिला का जो पिछला रिकॉर्ड है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। उनके जीवन में, अंतरंग जीवन में विशेष रूप से क्या चल रहा है उस विषय को अदालत के सामने नहीं लाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान मामले की तो यहाँ पर पीड़ित महिला के चरित्र पर सवाल उठाने का प्रयास स्वयं अदालत के द्वारा किया गया, और इस पर भी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जरा उनको निकालते हैं। हमने यहाँ पर देखा विशेष रूप से कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर देखेंगे विशेष रूप से भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को, जैसे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा घरेलू, कामकाजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो प्रमुख पहले हैं, इसमें से एक है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जो कि एक अखिल भारतीय एकल संख्या 112 आधारित रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है। इसके साथ साथ यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम, सुरक्षित महानगर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल। स्टूडेंट्स,
जो थर्ड वाला है इसको आप अच्छे से समझो, ये साउथ कोरिया से इंस्पायर्ड है एक्चुअली, कि शहर के अंदर में ऐसी जगहों की निगरानी की जाती है, पहचान की जाती है जहां पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं और इन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाता है, सीसीटीवी के द्वारा निगरानी को बढ़ाया जाता है ताकि अपराधों को रोकने में मदद मिल सके। और साउथ कोरिया में यह मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है, निश्चित रूप से हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसे हम लोग शी बॉक्स कहते हैं, एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र भी आरंभ किया गया था। इसके साथ साथ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध और कार्यवाही अधिनियम 2013 को लाया गया था। इन सबके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। और बहुत महत्वपूर्ण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा निर्देशों का पालन। दरअसल ये मामला स्टूडेंट्स राजस्थान से संबंधित था, जहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था और फिर वहां पर समाज के दूसरे ताकतवर वर्ग के लोगों के द्वारा उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। और इसी संदर्भ में यह मामला इतना आगे बढ़ा कि फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई। इसमें कहा गया, ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। विशाखा गाइडलाइंस को जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान रखा कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों को भी ध्यान में रखे और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि, जिसका नाम है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, ये उससे भी समर्थित है। हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 7 से, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसको हम जोड़ेंगे। ओनली अ ग्लोबल एफर्ट कैन टेम कोविड-19। कोविड-19 को रोकने के संबंध में काफी चर्चाएं हुई हैं। आज की जो हमारी चर्चा है इसके अंदर में कुछ नए विषय जुड़ गए हैं और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम इसको देखेंगे। तो जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है उसी कंटेंट के अंदर में इस जानकारी को आप लोग ऐड ऑन करेंगे। वैश्विक प्रयास और कोविड-19। वैश्विक आबादी को टीका लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा। इसके साथ साथ में वायरस के जो नए नए संस्करण आ रहे हैं, वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट की B117 या इंडिया में जो वेरिएंट दिखा B1617, इन सब के संदर्भ में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि वैक्सीन राष्ट्रवाद से हमें बचना होगा। क्योंकि अगर प्रत्येक देश वैक्सीन राष्ट्रवाद की राह पर चल निकला तो हर एक देश अलग थलग पड़ जाएगा और अगर एक भी देश के अंदर में यह वायरस मजबूत रहा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा। अगर हम भारत की बात करें तो निश्चित रूप से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन की कमी देखी गई। कई लोगों ने जो वैक्सीन मैत्री नीति है उसका विरोध भी किया, लेकिन साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत वैक्सीन अलायंस जो है गावी, उससे जुड़ा हुआ है। हमें इसके माध्यम से वैक्सीन प्राप्त भी होती हैं और इसमें हम वैक्सीन उपलब्ध भी कराते हैं। ये कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं हमें जिनका निर्वहन करना होगा। तो इससे हम निपटें कैसे? फिर एक ही रास्ता है, हमें वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ानी होगी। विश्व स्तर पर जो अनेक अन्य देश हैं उन्हें भी क्षमता बढ़ानी होगी ताकि अपनी जरूरतें तो पूरी हो ही सकें, इसके साथ साथ में जहां वैक्सीन की जरूरत है वहां इनको मुहैया करवाया जा सके। तो निश्चित रूप से इससे निपटने के तरीके में सामंजस्य लाने की आवश्यकता है। एक आंकड़ा है आप लोगों के सामने कि भारत में अब तक केवल 12% से अधिक आबादी को वैक्सीन की एक डोज मिली है और 3.2% लोगों ने दोनों डोजेस प्राप्त की है। मतलब कि एक बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। उत्पादन क्षमता बहुत कम है वैक्सीन की। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 45 अरब रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा भारत ने रूस की स्पुतनिक V
वैक्सीन का उत्पादन भी जुलाई से आरंभ होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से उससे भी एक हद तक मदद मिलेगी। लेखक कहते हैं, भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है और ऐसे में भारत को क्षमता विकास की तरफ ध्यान देना होगा ताकि स्वयं की जरूरतें और वैश्विक आबादी के टीकाकरण में भारत प्रमुख योगदान दे सके। लेखक इस तरफ भी हमारा ध्यान खींचते हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीन प्रोडक्ट्स को भारत में लाइसेंस देना चाहिए। इससे होगा ये कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, वैक्सीन की जो कीमतें हैं उसमें भी गिरावट आएगी। WHO की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि आने वाले वर्षों में संक्रामक रोगों के बढ़ने की आशंका है और अगर ये रोग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपनी स्वास्थ्य नीति को बदलने की जरूरत है, मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसे हमें और मजबूत करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति जिसमें अभी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र शामिल नहीं है, यह निश्चित रूप से आश्चर्य पैदा करता है क्योंकि हम एक लंबे समय से कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति के अंदर में शामिल करने की आवश्यकता है। रणनीतिक रूप से इसे महत्वपूर्ण घोषित करने की आवश्यकता है ताकि यहां पर निवेश को बढ़ाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय सहयोग हमें इस मामलों में चाहिए होगा कि वैक्सीन के निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में कोई रुकावट ना आए, वैक्सीन के निर्माण में जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके हस्तांतरण में प्रॉब्लम्स ना आए, बौद्धिक संपदा संबंधी बाधाओं को कम किया जाए। आप लोगों को याद होगा काफी चर्चाएं हुई थी WTO का जो ट्रिप्स समझौता है इसके बारे में। भारत और दक्षिण अफ्रीका पिछले साल ही WTO के अंदर में इस संबंध में याचिका दे चुके हैं कि जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो मुद्दे हैं इनको कम से कम कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के संबंध में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए ताकि दुनिया भर में वैक्सीन के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। अमेरिका ने भी एक हद तक यहां पर सहमति जताई है, लेकिन अमेरिका की सहमति सीमित क्षेत्रों में है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को यहां पर सामने आने की आवश्यकता है और जो व्यापारिक लाभ हैं कुछ समय के लिए हमें उन्हें भूलना होगा। इसके साथ साथ में मैंने इस एडिटोरियल की चर्चा करते हुए शुरुआत में आपको बताया कि अलग अलग देशों में अलग अलग वेरिएंट्स, म्यूटेंट्स मिल रहे हैं वायरस के और इनकी जब तक सीक्वेंसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सी वैक्सीन, कौन सी दवा इनके इलाज में कारगर है। तो सीक्वेंसिंग के लिए निश्चित रूप से डेटा चाहिए होगा वायरस का और इसके लिए देशों को आपस में सहयोग करना पड़ेगा। वैक्सीन के निर्माण में एक नई टेक्नोलॉजी पर काफी चर्चा हो रही है जो कि mRNA है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको वर्तमान में फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना की जो वैक्सीन हैं वो इसका प्रयोग कर रही हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड है वैक्सीन के निर्माण का जिसमें इनएक्टिवेटेड या निष्क्रिय वायरस का प्रयोग किया जाता है या किसी दूसरे वायरस के अंदर में परिवर्तन करके उसे मूल वायरस की प्रतिलिपि, कॉपी के जैसा बना दिया जाता है ताकि शरीर को ट्रेनिंग दी जा सके असली वायरस से लड़ने की। लेकिन इन सब में एक गुंजाइश ये रहती है कि ये व्यक्ति के DNA के अंदर में कुछ बदलाव करेंगे, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल के अंदर में। लेकिन mRNA जो वैक्सीन है इसकी जो इफिकेसी है वो ज्यादा दिखाई पड़ रही है, जो भी रिसर्च डेटा हमारे सामने आया है उसके आधार पर, और ये शरीर में जाकर के केवल ऐसे प्रोटीन के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, ट्रिगर करता है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर होगा। इसमें जो शरीर के ऊपर खतरे हैं वो काफी कम है और इसीलिए अमेरिका वगैरह के अंदर में फाइजर की जो वैक्सीन है उसे बहुत तवज्जो दी जा रही है। इसके साथ साथ में जो इसका mRNA मटेरियल है वो सेल को ट्रिगर करने के बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है। mRNA जो वैक्सीन फॉर्मेशन की नई टेक्नोलॉजी है, अब इस टेक्नोलॉजी को अन्य देशों के साथ साझा करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करने की जरूरत भी महसूस होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा म्यूटेंट आ जाता है जिसमें कि फाइजर की ही वैक्सीन ज्यादा कारगर है तो फिर इस टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल अन्य देश कैसे कर पाएंगे। तो इन सब सवालों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम लोग जोड़ लेंगे। समाचार है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर GST काउंसिल की एक बैठक हुई। GST काउंसिल के बारे में ये बेसिक 2-3 पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान के अंदर में संशोधन करके इसका जिक्र वहीं पर कर दिया गया। आर्टिकल 279A के द्वारा समर्थित है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है और इसे एक संघीय निकाय फेडरल बॉडी के रूप में देखा जाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सबसे पहला विषय, कोविड-19 महामारी से संबंधित उपकरण, वैक्सीन, इनकी खरीद के मामले में GST से छूट। इसके अलावा चूंकि ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस की चर्चा हो चुकी है हमारी क्लासेस के अंदर में। जिन लोगों के अंदर में कोविड-19 महामारी के कारण इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उनके अंदर ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नाक में, मुंह में, आंखों में इन्फेक्शन फैल रहा है, कई लोगों की जान भी जा रही है। इसका इलाज करने में एम्फोटेरिसिन B दवा का विशेष महत्व है और इस दवा को इस छूट सूची में शामिल किया गया है। विलंब शुल्क, जिन्होंने GST का लेट पेमेंट किया है, उसको कम करने की अनुशंसा की गई है। छोटे करदाताओं को राहत देने की बात की गई है, क्योंकि GST जो टैक्स पेयर्स हैं उसमें छोटे करदाताओं का हिस्सा लगभग 89% है। इसके अलावा एक प्रमुख विषय है कि जब GST को लागू किया गया था स्टूडेंट्स, तब राज्यों ने यह कहा था कि उनके रेवेन्यू में, राजस्व में गिरावट जो आएगी उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो ऐसे में केंद्र ने कहा था कि अगले 5 सालों तक, जब तक ये सिस्टम ठीक से लागू नहीं हो जाता, केंद्र राज्यों को जो टैक्स में लॉस होगा उसको भरेगा, उसकी भरपाई करेगा। लेकिन पिछले लंबे समय से इस बात को देखा जा रहा है कि राज्यों का जो बकाया कर है, जो केंद्र को उन्हें देना है, वो उनको मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में सिक्किम ने यह मुद्दा उठाया कि चूंकि आप हमको पैसा दे नहीं रहे साहब, टैक्स कलेक्शन डाउन जा रहा है लगातार, कोविड-19 महामारी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, तो आप हमको परमिशन दे दो उपकर लगाने की, सेस लगाने की अपने राज्य के अंदर में, जिससे कि कम से कम टैक्स कलेक्शन को हम ऊपर उठा सके। ऐसा ही विषय तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी उठाया गया, माने सिक्किम को समर्थन मिला यहां पर। लेकिन अब जरा आप लोग ध्यान देना, GST को क्यों लाया गया था? ताकि जो राज्यों के अंदर में जो कर लग रहे हैं, उन करों को समाप्त किया जा सके और करों में एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। बट आप सोचिए कि अगर हर एक राज्य अपने हिसाब से उपकर, सेस लगाना शुरू कर देगा, तो ये GST के जो पहले वाली स्थिति है वहां लौटने वाली बात हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से है। GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम जोड़ेंगे। अपने इस पूरे जिक्र में ये मुद्दा उठाते हैं फ्रांस के समाजशास्त्री को कोट करते हुए, एलाई टोरेन को, जो ये कहते हैं कि राजनीतिक वर्ग लोगों के लिए अजनबी सा होता जा रहा है। लेखक इस विषय को उठाते हैं कि जब सरकारें अपने दायित्व को निभाने में असफल हो जाती हैं, तो वो एक अंतिम हथियार इस्तेमाल करती हैं और वो हथियार होता है राजनीति मत करो। हमें यहाँ पर जो बात समझनी है वो एक तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे काम का है, ऐसे के हिसाब से ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जब सरकारें ये कहती हैं कि राजनीति मत कीजिए, तो वास्तव में वहां पर राजनीति का अर्थ क्या होता है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर में पॉलिटिक्स के मायने क्या है? हमें इस मुद्दे को जोड़ना है गवर्नेंस के साथ में। इसी तरीके से हम लोग अलग करते हैं चीजों को कि जो एग्जाम के अंदर काम की है और काम की नहीं है। तो इतना बड़ा ये है तो सही एडिटोरियल, लेकिन इसके अंदर काम के मुद्दे बस 3-4 ही हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के अंदर में एक सबसे बड़ा विषय आता है प्रश्न उठाना। ये लोकतंत्र की जान माना जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य है रचनात्मक आलोचना करना, अगर सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। कोविड-19 अगर हम महामारी की बात करें तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी, जीवन रक्षक दवाओं की कमी, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, ये सब क्या है? ये अव्यवस्थाएं ही तो हैं। और अगर विपक्ष इन सब विषयों को सामने लेकर के आता है
और सत्ता पक्ष कहता है कि राजनीति नहीं करनी है। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर तो अव्यवस्था को उजागर किया जा रहा था कि यहां पर अव्यवस्था है और इसको सही करने की जरूरत है। वास्तव में ये एक प्रकार का रचनात्मक विरोध ही माना जाएगा। और अगर सत्ता पक्ष यहां पर जो विरोध है उसे दबाने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से ये असहमति को दबाने की बात हो गई। और लोकतंत्र हमेशा इस बात पर फोकस करता है, सहमति और असहमति लोकतंत्र के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दो पहलू हैं और असहमति का भी बराबर सम्मान होना चाहिए। तो ये सब जो यहाँ पर छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं, इन मुद्दों पर आप लोग ध्यान रखना। गवर्नेंस के अंदर में ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत हेल्प करते हैं आंसर राइटिंग में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न के खंड पर। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप में बड़े पैमाने पर सुधार कितने जरूरी हैं? द्वीप विकास एजेंसी और वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। भूमिका में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले वर्तमान घटनाक्रम जो घटा है उसका परिचय, इसके बाद में जो द्वीप विकास एजेंसी है उसके उद्देश्य, और राजीव गांधी सरकार के समय जो प्रयास हुए थे जरा उसको भी आप जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में विकास की स्थिति जो मैंने आपको समझाई है। इसके अलावा मालदीव की राह पर नहीं जाना है। वर्तमान जो नीतियां हैं उनमें जो विरोधाभास है, पंचायती राज व्यवस्था वगैरह जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा विकास के जो अन्य विषय हैं, जो मैंने क्राइम के डेटा आपके सामने रखे थे, तो उन सबको यहाँ पर आप जोड़ देंगे कि सुधारों की गुंजाइश तो हर चीज में होती है और वो यहाँ पर भी है, और वो विषय मैंने आपको सबसे अंत में बताए थे उनको आप जोड़ देंगे। निष्कर्ष में आप जब बताएंगे तो सतत विकास और पर्यावरण रक्षा पर अपना फोकस रखेंगे। और अगर आप एक लाइन में अंडमान निकोबार के अंदर में जो द्वीप विकास के प्रयास किए जा रहे हैं और वहां पर पर्यावरण के सामने जो चुनौतियां पेश हो रही हैं उनको अगर जोड़ देंगे, बहुत डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि वो यहाँ का कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के संदर्भ में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। भूमिका में सबसे पहले महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा की परिभाषा आप बताएंगे। उसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के समक्ष जो चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों का वर्णन कर देंगे। फिर विशाखा गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई थी, शी बॉक्स, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संबंध में जो अधिनियम है वो, महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो 3 प्रयास मैंने आपको बताए थे उनका वर्णन कर देंगे, तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। वैसे भी 150 शब्दों में लिखना है तो शब्द सीमा यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, केवल काम की बातें ही लिखनी है। निष्कर्ष में सबसे पहले जितने भी ये यहाँ पर योजनाएं हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। और एक अगला महत्वपूर्ण विषय है कि जो महिलाएं हैं उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सी महिलाओं को तो पता ही नहीं होता है कि कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर उनके अधिकार क्या क्या हैं, और ऐसे में वो अपने शोषण को चुपचाप सहती रहती हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा नियोक्ता की जिम्मेदारियों को जो एम्प्लॉयर है उनको तय किए जाने की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त होते रहेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।